हाँ दोस्तों, वेलकम टू न्यू यूट्यूब चैनल। तो हम लाए मैंने सीज़न 2 का पार्ट 1। तो हम अपना पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें प्रोफेसर दिखाया जाता है जो कि रकेल की गाड़ी में बैठकर उसका वेट कर रहा होता है। ये अभी टैलेडो वाले घर में होते हैं जहाँ पे इन्होंने 5 मंथ रुक के चोरी की ट्रेनिंग की होती है। अंदर फॉरेंसिक्स की कुछ टीम्स आई होती हैं जो कि पूरे घर को चेक कर रही होती हैं और कुछ सबूत इकट्ठे कर रही होती हैं। रकेल को ये सब चीज़ें अजीब लग रही होती हैं क्योंकि वहाँ बहुत से सबूत होते हैं जो उनको मिलते हैं, बहुत से फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मिलते हैं, जो चीज़ें उनको हैरान कर रही होती हैं। ये सब कुछ प्रोफेसर सुन रहा होता है। रकेल को कोई चीज़ खटक रही होती है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि इतने सबूत इतना शातिर बंदा जिसने मिनट में चोरी की वो छोड़ सकता है। फिर पीछे से एक ऑफिसर आता है, वो कहते हैं हमें कुछ टूथब्रश मिले हैं जो कि किसी और के नहीं बल्कि टोक्यो के ही हैं। और उसके बाद वो बाहर आ जाती है। वो कहती है कि यहाँ पे, और फिर दिखाते हैं वहाँ कुछ और सबूत मिले। तो ये उन्हीं लोगों के होते हैं जो कि जिनकी पिक्चर्स पुलिस के पास ऑलरेडी होती हैं, जैसे कि बर्लिन, टोक्यो और रियो। ये सब उन्हीं के होते हैं और प्रोफेसर ने सब कुछ प्लान करके वहाँ रखा होता है। वो चाहता होता है कि ऑफिसर रकेल इसी समय उलझी रहे और 3-4 दिन इसी तरह गुजर जाएँ और मिनट के अंदर नोट छपने का काम रुके नहीं। फिर दिखाते हैं कि लेकिन रकेल को कुछ कुछ समझ आना शुरू हो जाता है और यही चीज़ प्रोफेसर को परेशान कर रही होती है। उसका बीपी काफ़ी हाई हो रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता, घबराहट के मारे। उसे पता होता है कि उसको कॉल्स भी आ रही होंगी मिनट से, जिन्हें वो रिसीव नहीं कर पा रहा होता है। और यहाँ रकेल को काफ़ी कुछ समझ आ गया होता है। फॉरेंसिक टीम की एक और लेडी उसके पास आके उसे एक और सबूत दिखाती है और वो बताती है कि यहाँ टेबल पे कम से कम 8 लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं और इस घर में तो 70-80 लोगों के, और इनमें से 3-4 ही हमारे काम के हैं जो कि बर्लिन, टोक्यो और रियो के हैं, जो कि हमारे जाने बचाने। और फिर वहाँ पे एक वाइन का ग्लास, एक बॉटल दिखाई जाती है और फिर हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये सब सामान रियो, टोक्यो का ही है जिसे प्रोफेसर ने अपने पास संभाल के रखा। और फिर हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जब प्रोफेसर ने ये सारा सामान आज ही तो इस घर में जाके रखा होता है, सिर्फ पुलिस को उलझाने के लिए, ताकि और पुलिस को सिर्फ वही उन्हीं के खिलाफ चीज़ें मिलती हैं जिनके सबूत पहले से ही पुलिस के पास होता है। और जैसे कि बर्लिन, टोक्यो वगैरह। आगे हमें सीन दिखाए जाते हैं कि ये सब चीज़ें बाकियों को समझ आने में टाइम लगता है, लेकिन रकेल जो कि काफ़ी स्मार्ट होती है उसे ये सब चीज़ें समझ आ रही होती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ दूसरी तरफ मिनट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आप हॉस्टेजेस जो कि पहले काफ़ी लड़ रहे थे, लेकिन अब उनको यकीन हो गया कि उनके घर में कुछ रकम आएगी, इसलिए वो खुशी खुशी काम कर रहे होते हैं। और उनके साथ मोनिका भी होती है और नेहरू भी, जिसका काम ही नोट छापना होता है, वो ये काम बहुत ही खुशी से बाकी सबसे करवा रही होती है। यहाँ से दोबारा हमें प्रोफेसर का दिखाया जाता है जो कि काफ़ी टेंस होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती है अब ये सब कैसे हैंडल करे। वो बार बार अपने रुमाल से गाड़ी के अंदर लगे फिंगरप्रिंट साफ़ कर रहा होता है, कहीं उसका कोई फिंगरप्रिंट रह ना जाए। फिर डैशबोर्ड का ड्रॉर खोल के देखता है कि वहाँ पे एक बच्चे की डायरी होती है जो किसी और की नहीं बल्कि रकील की ही बेटी की होती है। वो उस डायरी को पढ़ रहा होता है, उसके अंदर उसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं जानता, उसे समझ आती हैं। उसके बाद वो उसे वापस रख देता है उसके ऊपर से फिंगरप्रिंट साफ़ करके। फिर दिखाते हैं रकील बाहर आई है तो प्रोफेसर भी उसके पास आता है। पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं तो वो बताता है कि मैं इन्हीं के साथ हूँ। वो रकेल के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं यहाँ से बस पकड़ लूँगा। रकेल कहती है नहीं नहीं, तुम बस क्यों पकड़ोगे, मैं तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त करती हूँ। तो प्रोफेसर जिद करता है, कहते हैं नहीं नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, यहाँ पास ही एक बस स्टैंड है। पुलिस वाले कहते हैं हाँ, यहाँ पास ही एक बस स्टैंड है, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद कहते हैं कि बात करते कहते रकेल को एक सिगरेट का पीस नज़र आता है। वो नीचे देख के उसे उठाती है, वो भी प्रोफेसर ने ही रखा होता है। आगे दूसरी तरफ हमें मिंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर से उनकी बात नहीं हो रही होती है। सभी परेशान होते हैं क्योंकि प्रोफेसर की कॉल नहीं लग रही होती है। प्रोफेसर ने एक टाइम शेड्यूल बनाया होता है कि हर 4 घंटे बाद इसको कॉल की जाएगी, और अगर 4-4 घंटे बाद इस तरह करते हुए अगर 4 बार उनकी बात नहीं होती है तो फिर वो कोई और प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। और 3 दफ़ा तो वो कॉल कर चुके होते हैं, उनकी बात नहीं हुई होती है। बर्लिन कहता है कि हम चौथी दफ़ा इंतज़ार कर सकते हैं, अभी एक चांस अभी है, 4 घंटे बाद हम वापस से कॉल करेंगे। लेकिन टोक्यो इस बात पे राज़ी नहीं होती है और वो तो गुस्सा कर रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर ने बताया होता है कि अगर मेरी तुम लोगों से रब्ता ना हो तो तुम लोगों ने क्या करना है, और अगर अगर तुम लोगों को पुलिस पकड़े तुम लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे दिखाते हैं कि बर्लिन बार बार उनको समझा रहा होता है कि तुम लोगों को प्रोफेसर पर यकीन रखना चाहिए, इस तरह उन्हें उनकी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन टोक्यो वो डरी हुई होती है और इसलिए उसके बर्लिन से अच्छी बड़ी खासी बहस हो जाती है। और वो बर्लिन को कहती है कि हाँ, तुम तो उस लड़की के पास ही जा रहे हो ना।
तो बर्लिन भी आगे से उससे इसी तरह बात करता है। वो कहता है वो कोई लड़की नहीं है बल्कि वो आराधना है और हम दोनों अब साथ हैं, हम साथ रहेंगे। तो टोक्यो उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है। तो डेनवर कहता है तो इसमें क्या है, अगर हम किसी हॉस्टेज को पसंद करते हैं तो, और नेरुबी उससे कहती है कि ये पसंद करना नहीं होता है, असल में वो तुमसे डर रही हैं, इसलिए वो अपने आप को तुम्हारे सामने पेश कर रही हैं और तुम्हें लग रहा है कि ये मोहब्बत है। और वो डिनर की भी इस तरह काफ़ी इंसल्ट करती है और उसका बाप भी काफ़ी परेशान हो जाता है उसकी इस बात पे। और कहता है इस तरह तो मोनिका भी मेरे पास आई थी, मुझे खाना देने गया था, उसने मुझे हक किया और उसने मुझे किस किया, तो इसमें मैंने तो उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की ना, ये तो खुद उसने अपनी मर्ज़ी से किया ना। लेकिन नर पे उसकी बेइज़्ज़ती की जा रही थी, कहती ये एक बीमारी है, ये एक। लेकिन डेनवर को ये सब समझ नहीं आ रहा, तो उसका बाप उसे समझा रहा था कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो फिर कुछ कुछ डेनवर को बात समझ आना शुरू हो जाती है, इसलिए वो बिल्कुल चुप ही हो जाता है। अब उसे नेरुबी की बात ठीक लग रही होती है कि हाँ शायद वाकई मोनिका डर के मारे इसके करीब जा रही है, क्योंकि इनके हाथ में हर वक्त ही तो गन होती है। और उसके बाद बर्लिन कहता है कि अभी हम जा रहे हैं और हम प्रोफेसर की कॉल का इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद वो आराधना के पास चला जाता है। पीछे दिखाते हैं कि टोक्यो काफ़ी परेशान है और डेनवर भी अब तो परेशान हो चुका है और अपने बाप से पूछता है कि क्या आपको इस बीमारी के बारे में पता था, ऐसा भी कुछ होता है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता था। तो कहते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताता। कहते हैं मैं तुम्हें क्या बताता। दूसरी तरफ हमें दोबारा से उस घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रकेल है वो प्रोफेसर के साथ बैठी बात कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो जो प्रोफेसर है जो कितना शातिर है वो इसी तरह सबूत छोड़ देगा। तो प्रोफेसर क्योंकि वो खुद ही होता है, उसी की बात हो रही होती है, तो बहुत ही एहतियात से जवाब दे रहा होता है। कहते हैं कि शायद उनको लगता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। कहते हैं उन्होंने सब प्री प्लान किया था, उनको पता था कि इसकी इंचार्ज मैं ही बनूंगी और ये सब कुछ तैयार किया था, लेकिन पता नहीं किस लिए उन्होंने यहाँ पे इतने सारे सबूत छोड़ दिए, मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ रही है। और उसके बाद उससे कहती है कि हाँ शायद तुम्हें देर भी हो रही है, तुम्हें चलना चाहिए। और इसी तरह की कुछ बातें हो रही होती हैं। इतने में वहाँ पे एक फॉरेंसिक डॉक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। वो उसे किसी और ने नहीं बल्कि रकेल ने ही बुलवाया होता है, जो कोई और नहीं बल्कि इसका एक्स हस्बैंड होता है। और वो सलावा से उसे मिलवाती है एज़ अ फ्रेंड। उसे ये भी बताती है कि ये मेरे फ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड है और हम दोनों का पार्टनर्स हैं। उसके बाद वो अंदर चला जाता है कुछ जांच करने और प्रोफेसर वहीं बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। अगर हमें टोक्यो का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही परेशान होती है। उसको लगता है अब हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, हमारा प्लान तकरीबन फ्लॉप हो चुका है। तो उसके बाद रियो आता है, कहता है कि मैं तुम्हारा साथ हर हाल में दूँगा और उससे कुछ उसके मॉम के बारे में बात करता है। उसे कुछ मेमोरीज रिकॉल करवाता है कि हमने क्या क्या सोचा था, कि हमने क्या क्या करना है इस चोरी के बाद, यहाँ से आज़ाद निकल के हमने किस तरह साथ रहना है। और वो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। इससे टोक्यो को बहुत हिम्मत मिलती है और उसे कहती है कि तुम मेरा साथ दो तो मैं कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, तुम मेरे साथ होते तो मैं कमज़ोर पड़ ही नहीं सकती हूँ। उसके बाद आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियां बैठी नोट कर रही होती हैं। वहाँ पे डेनवर भी होता है। वो बार बार मोनिका को देख रहा होता है जो कि शीशे की दूसरी तरफ होती है। उसका पापा कहता है, उसका बाप कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है और बहुत अमीर है और हम चोर लोग हैं और वो यहाँ सरकारी मुलाजिम भी है, इतने बड़े बैंक में काम करती है, मुझे नहीं लगता कि वो वाकई तुम्हें पसंद कर सकती है। तो उसको डेनवर को ये बात बहुत ही बुरी लगती है, उसको अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो गुस्सा करता है अपने बाबा पे। वो कहता है कि आप मुझसे बार बार ये बात नहीं करें। और वो बार बार मोनिका को देख रहा होता है। तो उसका बाप भी कहता है कि तुम बार बार उसे मत देखो, तुम उसे देखोगे तो तुम्हें यही महसूस होगा ना। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मोनिका को कुछ पता ही नहीं होता, वो अपने काम में बिजी होती है। आगे के हमें सीन दिखाते हैं कि एकदम से वहाँ रियो और टोक्यो आ जाते हैं जिनके हाथ में गन होती हैं। वो वहाँ से एलईडी उठा के ले जाते हैं। तो उसके बाद उसके डेनवर के बाप से भी काफ़ी बहस हो जाती है, जो कि बार बार बर्लिन का साथ दे रहा होता है। तो कैसे हमें किसी की कॉल नहीं आनी, हमें खुद ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। और वहाँ पे डेनवर भी आ जाता है जो कि मोनिका के पास जाता है। उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी पट्टी कर दूँ। दूसरी तरफ सीन हमें दोबारा मिनट के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे फॉरेंसिक का न्यू डॉक्टर अब रकेल के साथ कुछ चीज़ें चेक कर रहा होता है। तो रकेल उससे पूछती है कि मुझे शक है कि ये सबूत जानबूझ के यहाँ छोड़े गए हैं सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया करने के लिए। वो कहता है कि हाँ हो सकता है, ज़ाहिर है वो तुम लोगों के लिए तो ये सबूत नहीं छोड़ेंगे, अगर उन्होंने छोड़े हैं तो किसी वजह से छोड़े हैं, उन्होंने मिनट में चोरी की, ये कोई मजाक नहीं है। और फिर उसे बताता है कि एक जगह है जहाँ सबूत मिल सकते हैं और फिर उससे लेके वहाँ जा रहा होता है और साथ साथ बात कर रहा होता है। उसे कहते हैं एंजल तुम लोगों से आगे था, वो उस फिंगरप्रिंट्स ले आया था उस शख्स के जिसने गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी। एक स्पून लाया था जिसपे वो फिंगरप्रिंट थे, वो मैच भी कर रहे थे। कहती है मुझे तो, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती। कहती है हाँ उसने तुम्हें नहीं बचाया, उसका एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है ये भी किसी के पीछे साजिश हो। वो उसके दिमाग में एक और चीज़ डाल देता है। उसके बाद उसे कुछ सबूत निकाल कर दिखा देता है। ये वही जगह होती है जहाँ पे आग जलाई जाती है कमरे को गर्म रखने के लिए। दूसरी तरफ हमें डेनवर का सीन दिखाया जाता है जो कि मोनिका की पट्टी कर रहा होता है और वो मोनिका उसके करीब आने की कोशिश करती है तो वो उसके इंसल्ट कर देता है। वो कहता है कि मुझे समझ आ गई तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, मुझसे ऐसे बंदे से तुम क्यों मोहब्बत करोगी। अभी हम, अगर मैं यहाँ पे ना होता तो हम किसी बार में मिलते और अगर यहाँ पे किसी गली में मिलते या फिर शायद मैं किसी का पर्स चुरा रहा होता तो क्या तुम भी तब भी मुझे पसंद करती हो। उसकी काफ़ी इंसल्ट कर देता है। उसके बाद वो बाहर आ जाता है क्योंकि उसे
मोनिका उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात नहीं मानता है। आगे हमें बर्लिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि आराधना के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और डांस कर रहा होता है, और इतना काफ़ी डरी हुई होती है। लेकिन बर्लिन तो अपने ही मज़े में होता है, उसे नोट ही नहीं कर रहा होता है, और वो उसके साथ अपना पसंदीदा म्यूज़िक लगा कर डांस कर रहा होता है। अभी वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एकदम दरवाज़ा खोलता है और टोक्यो अंदर आती है और कहती है कि एक बड़ा मसला हो गया है, इसलिए फ़ौरन चलो। तो बर्लिन ये सुन के परेशान हो जाता है, वो भी टोक्यो के पीछे भागता है। अब हमें दोबारा प्रोफेसर का सीन दिखाया जाता है, जिसे रकेल के एक्स हस्बैंड के आने के बाद कुछ टेंशन ज़्यादा ही बढ़ जाती है। वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, उसे कहता है कि मैं रकेल से मिल सकता हूँ, मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से खुद ही निकल जाना चाहिए। और उसके बाद वो अंदर जाता है तो उसे नज़र आता है कि जहाँ पे आग के लिपटें थी, यानी कि जहाँ आग जलाई जाती थी, वहाँ से कुछ सबूत उन्हें मिल चुके हैं। और फिर उसे याद आता है उसने उसके अपने बाप की और अपने बचपन की कुछ तस्वीरें वहाँ जलाई थी, और बर्लिन उसे मना कर रहा था कि ये पिक्चर्स तुम्हें नहीं जलानी चाहिए थी, तुम्हारी मेमोरीज है। लेकिन प्रोफेसर को लगता था कि यही मेमोरीज उसे बाद में परेशान करेंगी, ये तस्वीरें अगर किसी के हाथ लग गई तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और फिर वो न्यूज़पेपर जिसमें ये लिखा था कि किस तरह उसके बाप को मारा गया, वो सब चीज़ें जला देता है, और वो वही राख होती है। अब वही चीज़ें रकेल के हाथ लग गई होती हैं, तो प्रोफेसर का परेशान होना तो बनता है। दूसरी तरफ मिनट के अंदर एलईडी ऑन हो चुकी होती है और बर्लिन भी वहाँ पहुँच चुका होता है। तो हमें सीन में दिखाया जाता है कि रकेल और प्रोफेसर आपस में बात कर रहे होते हैं और न्यूज़ चल रही होती है, और उसके आसपास काफ़ी पुलिस वाले खड़े होते हैं। प्रोफेसर ने हाथ उठाए होते हैं, सबको यही लग रहा होता है शायद प्रोफेसर ने सरेंडर कर दिया या शायद प्रोफेसर पकड़ के रियो परेशान हो जाता है, और टोक्यो और बर्लिन आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। बर्लिन कहता है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अगली कॉल का। टोक्यो कहती है नहीं, हमें कोई कॉल नहीं आएगी। तो बर्लिन कहता है अगर कॉल नहीं आई तो हमें एक और प्लान तैयार है। टोक्यो कहती है हमें तो ऐसा कोई प्लान नहीं बताया गया। फिर वहाँ पे वोटिंग करते हैं, और वोटिंग के बाद बर्लिन वोटिंग में जीत जाता है। टोक्यो को साथ देने के लिए सिर्फ रियो और डेनवर ही होते हैं, और कोई भी टोक्यो का साथ नहीं देता है। और फिर बर्लिन जैसे ही वोटिंग जीतता है उसके बाद वो यहाँ से निकल के चला जाता है। टोक्यो पीछे काफ़ी परेशान होती है, कहती है कि मुझे लगता है ये प्लान ख़त्म हो गया, हमें कोई कॉल नहीं होगी, ना हमें बचाने के लिए कुछ आएगा, हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन नैरोबी उसे समझाती है, कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें इतना गलत नहीं सोचना चाहिए। जब हम यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी पहुँच जाएंगे। और टोक्यो बिल्कुल ही निराश हो जाती है। आगे हमें सीन प्रोफेसर का दिखाया जाता है, जो कि रकेल को कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है, और दूसरी तरफ उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा होता है। लेकिन अब क्योंकि वो वहाँ होता ही नहीं है तो इसलिए उसका फ़ोन कौन उठाए। आगे यहाँ हमें सीन हेलसिंकी या ओस्लो का दिखाया जाता है। हेलसिंकी ओस्लो को उठा के लाता है और एक जगह पे रखता है, और उसके मुंह पे पिलो रख के उसकी सांस बंद कर देता है, क्योंकि उसका दिमाग अब पूरी तरह कोमा में जा चुका है। अब वो ना जिंदा में है ना मुर्दों में, वो एक किस्म की जिंदा लाश है। तो उसके सांस बंद कर देता है। यहाँ अंदर बर्लिन, टोक्यो और नैरोबी अभी भी बहस कर रहे होते हैं। उसके बाद ओस्लो हेलसिंकी वहाँ बैठ के खूब रोता है, और उसके पास फिर अब खंडस चलाता है। फिर दिखाते हैं कि टोक्यो, डेनवर और रियो मिलके बर्लिन पे अटैक करते हैं। बर्लिन उस टाइम अकेला होता है, और इतनी सारी गन देख के वो भी अपने हाथ नीचे कर देता है, अपनी गन उन्हें दे देता है। वो उसे पीछे से उसके हाथ बांध के उसे लेके जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग बहुत पछताओगे, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में आपको बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है।